जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो 5000 प्लस एमसीक्यू था दोस्तों, उसमें से विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं दोस्तों अलग से, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ये मास्टर वीडियो होगा दोस्तों। विज्ञान के जितने भी प्रश्न एडुटेरिया 5000 प्लस बहुविकल्पिक प्रश्न में आते हैं, जो विशेष रूप से स्मरणीय तथ्य संग्रह में दिया गया है, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एडुटेरिया का जो विज्ञान का प्रश्न है दोस्तों, ये आपके बिहार सचिवालय के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देख सकते हैं दोस्तों, पहले प्रश्न से हम लोग देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य एडुटेरिया पब्लिकेशन, देख सकते हैं पहला प्रश्न, न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तीसरा है, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक F बराबर ma, F बराबर ma जो होता है दोस्तों, न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, जिसे बल का व्यंजक कहते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। दूसरा फैक्टर है दोस्तों कि प्रमुख ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। तीसरा जो है दोस्तों, विद्युत मोटर की बात करें, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। सेकंड है जो दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट बराबर दोस्तों 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। जी का मान होता है, तो जी का मान कितना होता है, 6.67 गुना 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। बड़ी जी का जो मान होता है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, 6.67 गुना 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। तीसरा प्रश्न है, छोटी जी का मान कितना होता है। तो छोटी जी का मान होता है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटी जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जी का मान सर्वाधिक होता है। तो जी का मान सर्वाधिक होगा कहाँ, तो ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होगा। जी का मान सर्वाधिक होगा कहाँ पर दोस्तों, तो जी का मान सर्वाधिक जो होगा वह ध्रुवों पर यानी कि पोल पर होगा। ठीक है, जी का मान न्यूनतम कहाँ होगा, तो न्यूनतम होगा विषुवत रेखा पर। न्यूनतम कहाँ होगा जी का मान, तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होगा। वहीं जी का मान शून्य कहाँ होगा, तो केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों जी का मान शून्य हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, जी का मान सर्वाधिक होगा ध्रुव यानी कि पोल पर। जी का मान न्यूनतम होगा विषुवत रेखा पर। उसके बाद जी का मान शून्य होगा यानी कि कुछ नहीं, जी का मान होगा दोस्तों केंद्र पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, उत्तोलक और उनके उदाहरण। उत्तोलक और उनके उदाहरण, काफ़ी प्रश्न ये पूछे जाते हैं उत्तोलक से संबंधित। तो देखते हैं दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, जैसे हैंडपंप प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। कैंची प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। साइकिल का ब्रेक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन यानी कि एक पहिया के कूड़े ढोने वाली गाड़ी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। वहीं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा मनुष्य का हाथ, चिमटा मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एक बार रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये साइंस का महामैराथन क्लास है दोस्तों। एडुटेरिया के जो 5000 प्लस वाले प्रश्न थे उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वहीं सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सौरमंडल यानी कि सूर्य का पलायन वेग की बात करें तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग की बात करें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः उदाहरण है। तो ध्वनि जो तरंगे होंगी दोस्तों, अनुधैर्य, ध्वनि धैर्य, ध्वनि धैर्य, इसमें भी ध्व है, इसमें भी ध्व है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ध्वनि तरंगे अनुधैर्य, ध्वनि तरंगे अनुधैर्य। वहीं प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो 20 हर्ट्ज से अगर कम रहेगा तो अवसरब कहेंगे। 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो अवसरब कहेंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहेगा तो श्रव कहेंगे। यहाँ जो देख सकते हैं दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को श्रव तरंगे कहेंगे, जिसे मनुष्य का कान सुन सकता है। वहीं 20 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव ध्वनि तरंगे कहेंगे, जिसे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ठीक है, तो सुना जाने वाला जो श्रव तरंगे हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रव तरंगे मनुष्य का कान सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.26 लाइट ईयर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल पर प्रभाव बढ़ जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, क्या होता है? टी बराबर होता है 2 पाई रूट एल बटे जी। टी बराबर यानी कि आवर्तकाल बराबर 2 पाई रूट एल बटे जी। लंबाई अगर बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, अगर घूरते हुए त्वरण बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा। तो इस तरह से यहाँ पूछ रहा है कि लोलक की लंबाई अगर बढ़ रहा है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई और जो है आवर्तकाल दोनों समानुपाती संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ठोस ऊष्मा के संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल गर्म होती है, तो वायुमंडल गर्म होती है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल गर्म होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों कि वायुमंडल गर्म होती है संवहन विधि द्वारा। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, वहीं बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हीरा के चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मिर्क मरीच का बनना, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। यानी कि ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि हीरा का चमकना किस कारण से? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच में आई दरार का चमकना किस कारण से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में मिर्क मरीच का दिखाई देना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है, तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य अगर पूछे तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। वहीं पूछे पानी के अंदर हवा का बुलबुला दिखाई देगा, उत्तल लेंस की तरह दिखाई देगा। उत्तल लेंस की तरह दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है, उत्तल लेंस की तरह दिखाई देगा, लेकिन कार्य कैसा करेगा? अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाने वाला लेंस क्या है? तो जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाने वाला लेंस है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा होता है? तो बाईफोकस लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है, तो अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनकार लेंस। क्या? बेलनकार लेंस।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि, दूर में 2 शब्द है तो इसका निवारण करेंगे 3 शब्द से। 2 शब्द वाला का निवारण 3 शब्द से, ठीक है। वहीं 3 शब्द वाला का निवारण 4 शब्द वाले से, यानी कि दूरदृष्टि दोष तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस। दूर में 2 शब्द है तो उत्तल लेंस से, निकट में 3 शब्द है तो 4 वाले शब्द से, यानी कि अवतल लेंस से। दूरदृष्टि के दोष का निवारण उत्तल लेंस से, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की आयु और पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों की आयु प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्म की आयु प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात करते हैं कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, यानी कि किसी चीज़ में अगर जीव है, उस जीव था तो उसकी आयु का पता कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। वहीं पृथ्वी की आयु या पुरानी चट्टानों की आयु, किसी मकबरे की आयु, ताजमहल की आयु, इस तरह से ज्ञात करते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक के विखंडन से। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिक के विखंडन से आधारित है दोस्तों। अनियंत्रित नाभिक के विखंडन, परमाणु बम। नाभिक के रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। नाभिक के रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक के रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके क्षणों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरोन और कैडमियम के क्षणों का प्रयोग किया जाता है। नाभिक के रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किस क्षणों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरोन और कैडमियम के क्षणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमित करने के लिए या मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट या भारी जल का। नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में यानी कि न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिक के संलयन। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक के संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक तथा संकेत। भौतिक राशियां की बात करें दोस्तों और इसके संकेत, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम है। समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकेंड है। समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकेंड है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। वहीं ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला है। बात करें दोस्तों मात्रक की, तो मात्रकों की संख्या टोटल 7 है, ठीक है। मात्रकों की संख्या टोटल 7 है और उसके बाद जितने भी हैं व्युत्पन्न मात्रक हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ खोज और उनके वैज्ञानिक, कुछ प्रमुख खोज हैं और उनसे संबंधित वैज्ञानिक को हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला बात करें परमाणु की खोज। परमाणु की खोज की जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरेल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरेल ने। रेडियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो ये भी आइंस्टीन ने की। बात करें क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की? तो मैक्स प्लॉन्क ने की। क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की? तो मैक्स प्लॉन्क ने की। एक्सरे किरणें की खोज किसने की? तो रॉन्टजेंट ने की। एक्सरे किरणें की खोज किसने की? तो रॉन्टजेंट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चुंबक के प्रेरण, विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे ने किया। विद्युत चुंबक के प्रेरण या पूछे डायनमो या पूछे मोटर की खोज माइकल फैराडे ने की। वहीं पूछे रमन प्रभाव की खोज किसने की? तो सीवी रमन। रमन प्रभाव की खोज किसने की? सीवी रमन। और इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1930 में इन्हें सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर जी द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। जल का वाष्प में बदलना
उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। नेक्स्ट प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व या न्यूनतम आयतन कितना पर होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, वहीं जल का न्यूनतम आयतन पूछे 4 डिग्री सेल्सियस पर। वहीं पूछे जल का अधिकतम आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर, वहीं जल का न्यूनतम घनत्व होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नॉटिकल मील बराबर होता है तो 1852 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण क्या है? व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर भी हो सकता है या 10⁻15 मीटर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोग्रोडो संख्या का मान कितना है? तो 6.023 गुना 10⁻23। एवोग्रोडो संख्या का मान कितना है? तो 6.023 गुना 10⁻23। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम आवेश बराबर कितना होता है? तो 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव होगा? तो द्रव का अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं दोस्तों तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श तरल की सांद्रता क्या होती है? एक आदर्श तरल की सांद्रता 0 होती है। एक आदर्श तरल की सांद्रता 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर द्रवों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर द्रवों की सांद्रता पर जो प्रभाव पड़ता है वह सांद्रता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की सांद्रता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता क्या होती है? तो ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? तो संवहन विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। ऊष्मा की हानि सबसे तेज संवहन गति में होती है, संवहन विधि में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ में नमक मिलाने पर उसका गलनांक घट जाता है। बर्फ में नमक मिलाने पर उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय के पहले सूर्य दिखाई देने वाले लालिमा का कारण क्या है? तो अपवर्तन। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य का लालिमा दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, उसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वायुमंडल का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस हो गया आर्गन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस हो गया रेडॉन। ठीक है। बात करें दोस्तों सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा? जेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व हो जाएगा कार्बन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व हो जाएगा कार्बन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक किसे माना जाता है? चांदी को। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है।
लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। कोल गैस मिश्रण है किसका? H2+CH4 का। कोल गैस किसका मिश्रण है? H2+CH4 का कोल गैस मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोल गैस को देख लेते हैं। कोल गैस किसका मिश्रण होता है? H2+CH4 का। H2+CH4 बराबर कोल गैस होता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो CO+N2 प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है। CO+N2 जो है प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। वहीं जल गैस किसे कहते हैं? CO+H2 को जल गैस कहते हैं। CO+H2 को जल गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उत्तम कोटि का कोयला किसे माना जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला को सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला किसे माना जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला को सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? किण्वन का। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? किण्वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में N2O को जाना जाता है जिसे हास्य गैस कहा जाता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, वो सब हैं पेट्रियम, डेट्रियम और टाइट्रियम। पेट्रियम, डेट्रियम, टाइट्रियम ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना किसे कहते हैं? तो बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना कहते हैं आयरन पायराइट को। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट को। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है लिथियम का। मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक बनाने जाते हैं अस्थायी चुंबक इस्पात के, अस्थायी चुंबक इस्पात के, अस्थायी चुंबक नर्म लोहा के, अस्थायी चुंबक नर्म लोहा के, अस्थायी चुंबक इस्पात के, अस्थायी चुंबक नर्म लोहा के। अस्थायी में 2 वर्ड है तो इसका 3 वर्ड वाला आंसर होगा, अस्थायी में 3 वर्ड है तो इसका 2 वर्ड वाला आंसर होगा। अस्थायी चुंबक इस्पात के, अस्थायी चुंबक नर्म लोहा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। गुण की बात करें परमाणु का आकार अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत घनात्मकता बढ़ता है। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा घटता है। जी हाँ दोस्तों, अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा जो है दोस्तों वह घटता है। वहीं पूछे कि अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? तो विद्युत ऋणात्मकता भी घटता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता घटता है। वहीं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार और विद्युत घनात्मकता बढ़ता है। ठीक है, तो ये दोनों बढ़ता है दोस्तों और ये दोनों घटता है, देख लेंगे। अब बात करें आवर्त में बाएं से दाएं। अगर वो आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु का आकार घटता है। अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो विद्युत घनात्मकता घटता है। अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो आयनन ऊर्जा बढ़ता है। अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। तो ये सब बढ़ जाएगा, ये दोनों बढ़ जाएगा और ये दोनों घट जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक अम्ल के बारे में जानते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल जो हैं उसके बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल।
नींबू में कैसा अम्ल होता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल। उसके बाद बात करें खट्टे पदार्थों में भी साइट्रिक अम्ल कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरा में भी साइट्रिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में कैसा अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। वहीं चींटी के डंक में मेथनोलिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों पदार्थ और पीएच मान, पदार्थ और उनके पीएच मान। बात करें दोस्तों नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान जो है 6.5 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 हो गया और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 हो गया। सर्वाधिक जो पीएच मान होता है समुद्री जल का होता है 8.4। 7 जो होता है दोस्तों 7 जिसका पीएच मान होगा वह क्या होगा, उदासीन। 7 से जिसका कम होगा वह होगा अम्ल। 7 से जिसका ज़्यादा होगा वह होगा क्षारीय। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो यानी परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक समान है उसे समभारिक कहलाते हैं। भारिक यानी कि द्रव्यमान अगर समान है दोस्तों तो समभारिक कहलाएगा। वहीं परमाणु संख्या समान है तो समस्थानिक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है, तो ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा। किसके द्वारा, ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन के उदाहरण हैं क्या सब, तो एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल ये सब ऊर्ध्वापातन के उदाहरण हैं और ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा इन्हें शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें विभिन्न उत्प्रेरक एवं उनके प्रयोग। विभिन्न उत्प्रेरक और उनके उपयोग। एक तरफ उत्प्रेरक है एक तरफ प्रयोग है। लोह चूर्ण अमोनियम गैस बनाने में हेबर विधि में, अमोनिया गैस बनाने में हेबर विधि में लोह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में प्लेटिनियम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। वहीं वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग करते हैं। वहीं एल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। वहीं क्लोरीन गैस बनाने में डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो ये सब विधि भी दोस्तों पूछा जाता है तो इन्हें हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, तो मार्स गैस के रूप में मीथेन को जाना जाता है। मार्स गैस के रूप में मीथेन जाना जाता है। गोबर गैस के रूप में भी मीथेन को जाना जाता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n उसके बाद एल्काइन का सूत्र क्या है, CnH2n-2। तो ये तीनों हमेशा याद रखना है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। केन कीन काइन याद रखेंगे, केन कीन काइन, केन कीन काइन। केन मतलब CnH2n+2, पहला वाला में +2, दूसरा वाला में -2 हो जाएगा, तीसरा वाला में और -2 हो जाएगा। तो यहाँ पहले 2 था प्लस में, अब ये 2 हट गया, अब यहाँ देखिए 2 माइनस में आ गया। तो केन कीन काइन CnH2n+2, कीन CnH2n, काइन CnN2-2। इस तरह से याद हम लोग रखेंगे दोस्तों। उसके बाद और देख लेते हैं कि एल्कोहल का जो है क्या होता है CnH2n+2O। ठीक है। ईथर का क्या होता है CnH2n+2O, यानी कि ईथर का और एल्कोहल का एक ही होता है सामान्य सूत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विभिन्न मिश्र धातु एवं उनके संघटक। विभिन्न मिश्र धातु और उनके संघटक। मिश्र धातु और संघटक बात करें दोस्तों तो कॉपर और जिंक का मिश्रण है पीतल। कॉपर और जिंक किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर और जिंक का जो मिश्रण तैयार होता है उसे पीतल कहते हैं।
कॉपर और जिंक का जो मिश्र धातु बनता है उसे डच मेटल कहते हैं। कॉपर और जिंक का जो मिश्र धातु बनता है उसे डच मेटल कहते हैं। वहीं कॉपर तथा टीन का जो मिश्र धातु बनता है उसे कांसा कहते हैं। वहीं कॉपर तथा टीन का जो मिश्र धातु बनता है उसे बेल मेटल भी कहते हैं और कांसा भी कहते हैं। कॉपर और टीन को अगर मिलाएंगे तो कांसा भी बनेगा और बेल मेटल भी बनेगा। वहीं कॉपर, टीन और जिंक यानी कि जस्ता को मिलाएंगे, कॉपर यानी कि तांबा, जस्ता और टीन को मिलाएंगे तो गन मेटल बनेगा। तांबा, जस्ता और टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? गन मेटल बनेगा। वहीं जनवर सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जनवर सिल्वर में क्या नहीं होता है, तो जनवर सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। जनवर सिल्वर जो है दोस्तों ये कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। वहीं सोल्डर किसका मिश्रण है ये भी पूछा जाता है, तो सीसा और टीन का मिश्रण है सोल्डर। सोल्डर जो है दोस्तों सीसा और टीन का मिश्रण है। तो ये सभी मिश्रण पूछा जाता है, तो इन्हें हमें याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र। विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम और उनके सूत्र। बात करें विभिन्न पदार्थों में, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। वाशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाईखाई, बाईखाई ऐसे याद रखेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोवन सोडा के बारे में। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। बात करें कास्टिक सोडा के बारे में, तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बात करें दोस्तों चिली साल्टपीटर, ये भी पूछा जाता है चिली साल्टपीटर, तो सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, NaNO3 चिली साल्टपीटर NaNO3। तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें हमें याद रखना होगा। बात करें नाइटर के बारे में भी पूछा जाता है, तो नाइटर का क्या होता है, तो नाइटर का होता है पोटेशियम नाइट्रेट, नाइटर का पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, क्या होता है KNO3। विरंजक चूर्ण का क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर और रासायनिक सूत्र होता है CaOCl, CaOCl या ऐसे याद रख सकते हैं CaOCl2। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। उसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसका नाम क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा 2CaSO4 4H2O, 2CaSO4H2O। ठीक है, संगमरमर का भी पूछा जाता है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर। नौसाधर भी पूछा जाता है दोस्तों, नौसाधर का हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, नौसाधर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। वहीं पूछेगा हराकसिस, हराकसिस का क्या होता है फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 7H2O, हराकसिस फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लूनर कास्टिक भी पूछा जाता है, तो लूनर कास्टिक का क्या हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा जो इडुटीरिया का जो साइंस का सेट था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने सेट नंबर 1 देखा जो कि इम्पोर्टेंट तथ्य हैं साइंस से। अगर आप बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप ये सेशन देख के जाते हैं तो आपका साइंस से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ये मेरा 100% का दावा है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देख कर जाएँ और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।